हेलो दोस्तों। आज से हम लोग एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस क्लास 11 चैप्टर 1 कंप्यूटर साइंस को देखेंगे। पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए टाइम को बचाते हुए मैंने आप लोगों के लिए मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिया है। तो हम लोग उस हाईलाइट पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम एक्सेप्ट इनपुट डाटा प्रोसेस इट जनरेट रिजल्ट एज ए आउटपुट। इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी अगर इनपुट देते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो उसे कंप्यूटर प्रोसेस करके वो मुझे आउटपुट जनरेट करता है। यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ए कंप्यूटर अलॉन्ग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। जब कोई सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला देते हैं तो वो एक कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। और कंप्यूटर सिस्टम इज प्राइमरली comprised सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज। ये हाईलाइट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कंप्यूटर जो है कि जनरली जो है कि सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक मिश्रण है। और फिर यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम, कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस है। अगर कोई डाटा इनपुट होगा तो सबसे पहले वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट में अगर कोई वहाँ पे लॉजिकल वर्क है इनपुट के थ्रू तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, नहीं तो वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा अगर नीड होगा तो, नहीं तो कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग डेटा करके वो सीधा आउटपुट डिवाइस की ओर भेज देगा। आउटपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है, मेरा प्रिंटर, मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस को हम आगे समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो अब हम सीपीयू को जानेंगे। सीपीयू में इतना कुछ नहीं पढ़ना है, बस हम लोग इतना जानेंगे हाईलाइटेड पॉइंट में कि सीपीयू जो है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, तो सीपीयू है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर फिजिकली। सीपीयू कैन प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। सीपीयू जो है वन और मोर आईसी से मिलकर बना हुआ है। और आईसी क्या चीज से बना हुआ है, तो वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डाटा थ्रू प्रोग्राम। सीपीयू में जो है इंस्ट्रक्शन डालते हैं वो हम प्रोग्राम के थ्रू डालते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रोग्राम सीपीयू में जो है कि प्रोग्राम हम कैसे डालते हैं, तो वो प्रोग्राम के थ्रू डालते हैं। यहाँ पे है द सीपीयू देन फेचेज द प्रोग्राम एंड डाटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम कोई भी इनपुट डिवाइस के थ्रू अपना कोई भी इंस्ट्रक्शन डालेंगे तो सीपीयू फेच करेगा और फिर अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू उसे इंस्ट्रक्शन के एंड स्टोर द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होगा उसको मेमोरी में डाल देगा। बस ये इतना ही कर रहा है। वाइल प्रोसेसिंग, जब हम सीपीयू जब उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता रहेगा तो सीपीयू स्टोर द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन द लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर। जब सीपीयू प्रोसेसिंग के टाइम में जो भी डेटा जनरेट होगा वो एक लोकल मेमोरी में रखेगा, उसको ही हम रजिस्टर कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टर जो भी सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है डेटा को, उस प्रोसेसिंग करने के टाइम में भी जो भी डेटा जनरेट हो रहा है तो वो डेटा जहाँ रहेगा उस मेमोरी को ही हम रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर आर द पार्ट ऑफ सीपीयू चिप। रजिस्टर जो है कि सीपीयू चिप का ही पार्ट है एंड दे आर लिमिटेड इन साइज। रजिस्टर मेमोरी का जो है कि साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, वो एक लिमिटेड साइज का होता है। डिफरेंट रजिस्टर आर मेड used for storing data, instruction and intermediate result।
डिफरेंट रजिस्टर डिफरेंट यूज के लिए किया जाता है। जैसे कोई रजिस्टर डाटा स्टोर करने के लिए होता है, कोई इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने के लिए होता है। अदर देन द रजिस्टर, द सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट। सीपीयू के पास जो है टू मेन कंपोनेंट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे बोल रहा है कि लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है सिर्फ आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन और या फिर लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज में आएगा, और कंट्रोल यूनिट जो है कि सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए होता है। अगर कोई भी हम सीपीयू को मान लीजिए कि किसी सीपीयू को कोई हम काम दे रहे हैं तो उस काम को करने की जिम्मेदारी सीयू की है, कंट्रोल यूनिट की है। अगर उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा या फिर कोई लॉजिकल काम होगा तो वो सीपीयू जो है कि एएलयू को असाइन कर देगा। यहाँ पे है सीपीयू इज आल्सो प्रॉपरली नॉन एज माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को ही हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है उसको हम डिटेल्स आगे में पढ़ेंगे। अभी हम इनपुट डिवाइस को देखते हैं, क्या है इनपुट डिवाइस। The device through which control signal are sent to a computer are termed as a input device। कोई भी वैसा डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि कीबोर्ड के थ्रू अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो कीबोर्ड क्या हुआ, हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। माउस, अगर हम माउस माउस से कोई भी क्लिक करते हैं तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो माउस में मेरा एक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो इनपुट डिवाइस के कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके हम कंप्यूटर में लाते हैं तो स्कैनर भी, टच स्क्रीन। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेली कीबोर्ड क्या होता है। ब्रेली कीबोर्ड जनरली उस कीबोर्ड को कहते हैं जिसमें कोई ब्लाइंड व्यक्ति टाइप कर सके। जनरली ब्रेली कीबोर्ड जो है कि ब्लाइंड व्यक्ति के लिए होता है बस। हेल्प फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर द इंटरिंग डाटा इनटू कंप्यूटर। ओके। एंड आल्सो नाउ गूगल वॉइस सर्च जो है कि जो कि हम बोल के कुछ डाटा इनपुट करते हैं तो वो भी मेरा इनपुट डिवाइस के ही अंदर आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा इंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पोररी स्टोर इन मेमोरी। जो भी डेटा हम इंटर करते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू वो जो है कि टेम्पोररी मेन मेमोरी में रहता है, और आफ्टर प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, अगर फ्यूचर यूज करना हो उस इंस्ट्रक्शन का तो हम उसको परमानेंट स्टोरेज में रखेंगे जो कि मेरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो फिर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या है कि डिवाइस दैट रिसीव द डाटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले इज नॉन एज आउटपुट डिवाइस। मतलब कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर से लेते हैं इन फिजिकली या फिर कंप्यूटर से जो भी डेटा आउटपुट के तौर में लेते हैं उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मेरा प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से मेरा हार्ड कॉपी निकलता है, प्रिंट करते हैं तो वो मेरा आउटपुट डिवाइस के अंदर। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस के अंदर है। ये जो इधर पिक्चर दिए हुए हैं चार, ये सारे आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर। ये भी जो है जो भी कि ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं उसके लिए ब्रेली डिस्प्ले होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। नाउ प्रिंटर कॉमनली जो है कि तीन तरह के होते हैं, इंकजेट, लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक। एंड नाउ देयर ए न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर। इसमें क्या होता है कि ये 3D प्रिंट करता है ऑब्जेक्ट को। हम कोई भी मान लीजिए कोई भी डिजाइन बनाए घर का तो वो 2D में निकालते थे पहले। अब जो है कि हम उसको 3D में निकाल सकते हैं ताकि वो रियलिस्टिक फील दे स्ट्रक्चर को। एंड यहाँ पे अब आ गया 1.2 यूनिट इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि हम देखेंगे कि कंप्यूटर कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ पर है। सबसे पहला कंप्यूटर जो है मेरा अबाकस है, जो कि सिर्फ एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज होता था पहले।
वो भी 3000 साल पहले। और फिर उसके बाद मेरा आया पास्कलाइन। पास्कलाइन कैलकुलेटर क्या होता था, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर डायरेक्टली करता था, और मल्टीप्लिकेशन एंड थ्रू द रिपीटेशन। ये जो है कि एडिशन, पास्कलाइन कैलकुलेटर क्या करता था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था दो नंबर का, और मल्टीपल और डिवीजन कैसे करता था, तो फिर कि अगर मल्टीप्लाई करना हो तो दो नंबर लेता था, और फिर एडिशन मेथड के थ्रू वो करता था। अगर आप लोग एडिशन मेथड के थ्रू मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं जानते हैं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा फिर कभी। फिर यहाँ पे आया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन भी आपका सिर्फ कैलकुलेटर ही था, बस उसमें क्या था कि इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस और फिर स्टोरिंग, डाटा स्टोरेज का भी उसमें आ गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आगे, ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि आपका पहला जो अभी जो आर्किटेक्चर चल रहा है कंप्यूटर का, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वो एडवेक या फिर इनिएक का है। एडवेक जो है कि पहला कंप्यूटर था जो कि जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड था, जिसमें कि हम इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा इनपुट करते थे, फिर प्रोसेस होता था, और फिर आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट डेटा होता था, या फिर हम परमानेंट स्टोरेज भी कर सकते थे। इसमें हम लोग जो जनरली वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे प्रोसेसिंग के लिए, और यहाँ पे जो है उसके बाद जो है कि आया हमारा ट्रांजिस्टर, और उसके बाद आईसी। उसके बाद क्या आया था, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। उसके बाद आया था VLSI, और फिर आया माइक्रो प्रोसेसर। उसी तरह आगे बढ़ते गया। यहाँ पे देखिए जो अभी मैंने बताया कि जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज शोन, ये रहा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का फिगर। कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या था कि माइक्रो प्रोसेसर जो था वो सेंट्रल में रहता था, और इधर इनपुट डिवाइस से हो आता था, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा प्रोसेस होता था, और मेमोरी में अगर स्टोर होना होता था तो स्टोर होता था, या फिर आउटपुट डिवाइस में चल जाता था। यहाँ पे देख, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इनिएक इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामर कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन। मैंने बोला था कि उधर एडवेक या इनिएक जो है कि फर्स्ट कंप्यूटर है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड। तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग 70s LSI large scale integration of electronic circuit allow integration of complete CPU on single। ये क्या बोल रहा है कि LSI के आने से 70s में पूरा CPU जो है कि एक सिंगल चिप पे आ गया। पहले क्या होता था, एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर होता था, अब क्या हो गया कि एक चिप पे आने लगा, क्योंकि हम लोग आईसी का आविष्कार हो गया था उस समय तक। तो आईसी के थ्रू पूरा सीपीयू जो है कि एक चिप में आने लगा। आईसी क्या चीज से मिलके बना रहता है, तो वो एक ट्रांजिस्टर से बना रहता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कीप रिमाइंड इट। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कुड बी असेंबल इन अ सिंगल माइक्रोचिप्स। अभी मैंने क्या बोला कि आईसी माइक्रोचिप क्या चीज से बना रहता है, ट्रांजिस्टर से। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर मतलब कि n नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके माइक्रोचिप्स बनता है। यहाँ पे दिया हुआ IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पीसी। पर्सनल कंप्यूटर जो है IBM इंट्रोड्यूस्ड किया था फर्स्ट, और एप्पल का पहला पीसी किया था पर्सनल कंप्यूटर, तो वो मैकिन्टोश था। यहाँ पे देखिए माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन। सबसे पहला जो है कि इंटेल के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर 4004 था, उसके बाद 8086 था, इसी तरह आगे बढ़ते गए। अभी जो है करंटली 2010 में 4i7 का इजाद हुआ है। यहाँ पे है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे है कि दिया हुआ इस पूरे हाईलाइट का मतलब है कि सबसे पहला जो है जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट ने लाया। उससे पहले जो था कि यूनिक्स बेस्ड डॉस बेस्ड मतलब कमांड के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे। इस माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट टाइम क्या किया कि वो जीयूआई बेस्ड जो कि अभी हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं जीयूआई बेस्ड उस चीज का आविष्कार किया। तो जीयूआई का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ही जीयूआई का आविष्कार हुआ तो पर्सनल कंप्यूटर में लैपटॉप पर्सनल पर्सनल कंप्यूटिंग वन में पोर्टेबल ग्रेट एक्सटेंड, तो फिर लैपटॉप का इजाद हुआ ताकि हम पोर्टेबल यूज कर सके। एंड द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड वेयरेबल गैजेट। लैपटॉप के बाद क्या आने लगा तो वेयरेबल, जैसे आजकल स्मार्ट वॉच का चलन है तो स्मार्ट वॉच गैजेट आने लगे। एंड नाउ 1.3 यूनिट इज कंप्यूटर मेमोरी। A computer system need memory to store the data and instruction for processing। इसमें क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम को मेमोरी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो डेटा को स्टोर कर सके और फिर जाके ताकि इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस में ला सके। अगर कंप्यूटर के पास मेमोरी नहीं होगा तो वो डाटा को स्टोर कहाँ करेगा, और स्टोर नहीं करेगा तो वो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कैसे कर पाए फॉर द फ्यूचर यूज। When we usually talk about main memory, the secondary memory, also called storage device, is used to store data, instruction, and result permanently. Uh, we usually talk about the main memory. Main memory के बारे में हमने टॉक कर लिया है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। एंड नाउ यूनिट ऑफ मेमोरी इज Yeah, binary memory is store and process data. The binary digit 01 मेमोरी में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, 01 के फॉर्म में। और सबसे छोटा जो यूनिट है उसे हम बिट्स कहते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स एंड ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज निबल्स। यहाँ पे है 4 बिट्स वर्ड इज कॉल्ड निबल। फोर एक निबल का उदाहरण है जैसे 101 1011, ये सारा निबल का उदाहरण है। द टू निबल वर्ड, जब हम दो निबल वर्ड को मिला देते हैं तो वो 8 बिट हो जाता है और उस 8 बिट को हम कहते हैं बाइट्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया है कि सबसे छोटा यूनिट बीट है, उसके बाद निबल है और उसके बाद बाइट है। बीट मतलब 1 बीट, निबल मतलब 4 बीट एंड बाइट मतलब 8 बीट्स। ओके। एंड बिगर चंक्स ऑफ यूनिट इज, सबसे बड़ा जो है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किलो बाइट। किलो बाइट को हम फिर मेगा बाइट में बदलेंगे तो एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। उसी तरह 1 MB में 1024 किलो बाइट होते हैं। उसी तरह 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते जा रहा है, KB, MB, GB, TB, PB पेटाबाइट, EB एक्जाबाइट, ZB जेट्टाबाइट, YB योट्टाबाइट। सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट अभी तक योट्टाबाइट है। Now type of memory, there is two type of memory, primary memory and secondary memory. And in primary memory there is two type, RAM and ROM. Now understand this. It is primary memory. Primary memory is essential component of computer system, ठीक है। The CPU interacts directly with primary memory to perform read or write operation। CPU जो है डायरेक्टली जो है कि अटैच होता है प्राइमरी मेमोरी से ताकि वो रीड और राइट ऑपरेशन कर सके। मैंने अभी बोला कि देयर इज टू टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि रैम, रीड ओनली मेमोरी मतलब कि रोम।
जब हम रैम के बारे में बात करते हैं तो रैम इज ए वोलाटाइल, मतलब कि अगर इसमें रैम में जो है कि परमानेंट डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज, यहाँ पे दिया हुआ है वोलाटाइल मतलब एग्जांपल के रूप में, एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड इन द कंप्यूटर। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ कि अगर लाइन कट जाए, अगर हम सीपीयू में मतलब कि कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, मेरे कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी नहीं लगा हुआ है, हम कुछ काम कर रहे हैं और लाइन कट जाए, तो जितना भी मेरा डेटा प्रोग्रेस हुआ था वो सारा लाइन कटने के कारण डिलीट हो जाएगा, क्योंकि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब वो परमानेंट स्टोर नहीं करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इट इज यूज स्टोर द डाटा टेम्पोरली। इस मेमोरी का हम यूज करते हैं टेम्पोररी डाटा यूज करने, स्टोर करने के लिए। ठीक है, RAM is usually referred as main memory and it is faster than secondary memory। RAM का जो है यूजुअली हम मेन मेमोरी के रूप में यूज करते हैं और ये जो है कि सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर स्टोरेज डिवाइस है। ओके, ऑन अदर हैंड सेकेंड टाइप ऑफ मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी इज रोम। रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रोम जो है कि नॉन वोलाटाइल, एक बार जो हम इसमें स्टोर कर दिए वो परमानेंटली रहेगा इसमें। इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी, एक बार जो स्टोर कर दिए वो परमानेंटली रहेगा। नॉन वोला विच मीन कंटेंट आर नॉट लॉस्ट व्हेन इवन द पावर इज टर्न ऑफ। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर लाइट भी कट जाए तो फिर भी कंटेंट इसका डिलीट नहीं होगा। इट इज यूज स्मॉल, मतलब कि इसमें जो है छोटा अमाउंट का डाटा लेकिन फास्टर परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। इसमें विच आर रियरली चेंज्ड। एक बार जो हम रोम में डाटा स्टोर कर दिए तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। रेयरली चेंज्ड, फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टअप द स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर। रोम कहाँ का यूज कहाँ पे होता है कंप्यूटर सिस्टम में? बूट लोडर में। आप देखते होंगे कि जैसे आप पीसी स्टोर करते होंगे तो वहाँ पे कंपनी का लोगो आता है और कंपनी ने जो प्री डिफाइन सॉफ्टवेयर या फिर कोई काम या फिर कोई इंस्ट्रक्शन फिक्स करके भेजा होता है लैपटॉप में, तो वो फॉर्मेट मारने के बाद भी नहीं जाता है वो, उस कारण कि उसमें रोम डाल के भेजा होता है। रोम में एक बार जो डाटा आ जाता है फिर उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो रोम का टाइप्स नहीं दिया हुआ है बट रोम के भी 3 टाइप होते हैं। एक रोम होता है वो जो जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, सिंपल रोम। एक होता है ई रोम, मतलब कि इरेजेबल रोम। और एक होता है ईपी रोम, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रोम। मतलब 3 टाइप होते हैं, वो उतना पूछा नहीं जाएगा, बस रोम का डिटेल भी हो गया है। अब फिर एक आता है कैच मेमोरी। RAM is a faster than secondary memory but not as fast as computer processor। RAM जो है यहाँ पे बोल रहा है, RAM जो है कि सेकेंडरी मेमोरी से तो फास्ट होता है बट कंप्यूटर के प्रोसेसर से फास्ट नहीं होता है। बिकॉज ऑफ रैम सीपीयू इज स्लो डाउन, जिस कारण से रैम के कारण से मेरा सीपीयू जो है स्लो पड़ सकता है। इस सिनारियो में हम कैच मेमोरी का यूज करते हैं। कैच मेमोरी बेसिकली क्या करता है कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर से मेन मेमोरी में डालते हैं और फिर हम मेन मेमोरी से एक्सेस करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट मेन मेमोरी से के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा कैच मेमोरी के पास। अगर कैच मेमोरी में डेटा स्टोर होगा तो वो डायरेक्ट कैच मेमोरी से लेगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो मेन मेमोरी से लेगा। इस सिनारियो में ये होगा कि अगर हम कोई भी डेटा खोज रहे हैं तो वो डायरेक्ट अगर कैच में मिल गया तो फास्टली एक्सेस हो जाएगा। इस पूरे हाईलाइट का यही मतलब है। एंड नाउ इट इज द टाइम फॉर सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज आइदर volatile और रीड मेमोरी ओनली मेमोरी। Thus a computer system need auxiliary or secondary memory to permanent store the data or instruction for future use। इस
हाईलाइट का मतलब है कि कंप्यूटर में जो है प्राइमरी मेमोरी होता है और रोम भी होता, रैम और रोम के रूप में होता है, लेकिन उसमें लिमिटेड स्टोरेज होता है और वो कॉस्टलियर भी होता है। इस सिनारियो में हम ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, जो कि परमानेंट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है secondary memory is non-volatile and has larger storage capacity than प्राइमरी मेमोरी। इसमें क्या है कि नॉन वोलाटाइल है और लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होता है प्राइमरी मेमोरी की, जो कि मैंने पहले ही बता दी। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन मेन मेमोरी। ये जो है कि सस्ता लेकिन स्लो होता है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू। क्या होता है कि सीपीयू के द्वारा ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया कर पाए हो पाता है। सीपीयू जो है कि फर्स्टली मेन मेमोरी को एड्रेस करेगा कोई भी डाटा के लिए। अगर मेन मेमोरी में वो डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो मेन मेमोरी एड्रेस करेगी सेकेंडरी मेमोरी को। अगर सेकेंडरी मेमोरी में डेटा मिल गई तो पहले सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाएगी, फिर मेन मेमोरी से सीपीयू में जाएगी डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि सीडी, डीवीडी, टेप ड्राइव, मेमोरी कार्ड। Nowadays, SSD which support very fast data transfer speed as compared to earlier HDD। अभी क्या है कि SSD का बहुत चलन है, पहले के मुकाबले में ये बहुत फास्ट होता है HDD से, क्योंकि इसमें जो है कि छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि इसमें जो है कि सीडी का यूज नहीं होता है। हाँ, HDD का फुल होता है हार्ड ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव्स मतलब कि उसमें एक सीडी लगा होता है, जो कि बूट और सेक्टर के थ्रू डाटा एक्सेस करने में या डाटा को रीड करने राइट करने में काम देता था। यहाँ पे एसएसडी का फुल है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें सीडी की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण कि थोड़ा फास्ट रीड राइट हो जाता है। यहाँ पे है डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। Data need to be transferred between the CPU and primary memory as well as between the secondary memory। अभी जो मैंने बात किया कि डेटा जो है सीपीयू जो है कि डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से डेटा नहीं ले सकता है, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को पहले जाएगा। फिर वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपीयू जो है कि प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से डेटा यूज कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से डेटा यूज नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा आर ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर कॉल्ड बस। डाटा जो है ट्रांसफर कैसे होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, तो वो एक फिजिकल वायर के थ्रू होता है, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बस करते हैं। Bus is used for data transfer between USB port and hard disk और हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी। बस जो है कि बस का यूज हम डाटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं यूएसबी पोर्ट से हार्ड ड्राइव और हार्ड ड्राइव से मेन मेमोरी के बीच। बस जो है कि 3 तरह के होते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। बस जो है 3 तरह के होते हैं। पहला डेटा बस। डेटा बस जो है कि डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। एंड दूसरा है एड्रेस बस। एड्रेस बस जो है कि एड्रेस ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। एड्रेस बस का यूज हम एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, किसके बीच में, तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। The address of the memory location that CPU wants to read write from the specific address bus। एड्रेस मतलब कि सीपीयू जिस जगह से रीड राइट डेटा को करना चाहता है उस जगह को मेन मेमोरी को एड्रेस भेज देता है और फिर एड्रेस वहां से मिल जाता है। तीसरा जो बस है वो कंट्रोल बस है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर बस का
हम यूज जो है कि दो कंपोनेंट के बीच में कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए करते हैं। ऑल दीज 3 बसेस आर कॉम्प्टी मेड सिस्टम बस। ये तीनों बस को मिला के हम लोग सिस्टम बस इसको कहते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है। ये देखिए सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और डिवाइस, ये तीनों डिवाइस जो है हमारे बस से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक चीज और बोला हुआ है कि सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस, द सीपीयू प्लेस ऑन द एड्रेस बस। सीपीयू जो है कि एड्रेस बस पे प्लेस्ड होता है। द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच वन रीड राइट वाइल एग्जीक्यूटिंग। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि सीपीयू एड्रेस बस पे स्टोर होता है और सीपीयू जहाँ पे जिस डेटा को रीड राइट करना चाहता है उस एड्रेस बस को एड्रेस दे देता है मेन मेमोरी को एड्रेस बस के थ्रू, और मेन मेमोरी जो है कि उस डेटा को लाके सीपीयू को फिर दे देता है। यहाँ पे दिया हुआ है सीपीयू स्पेसिफाइड रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल थ्रू कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के थ्रू कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके रीड राइट को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है डाटा बस इज ए बाई डायरेक्शनल। डाटा बस जो है कि हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डाटा जो है कि बाई डायरेक्शन मतलब कि ये मेन मेमोरी से हमारे सेकेंडरी मेमोरी में जा भी सकता है और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आ भी सकता है। लेकिन कंट्रोल बस और एड्रेस बस जो है कि हमारा यूनि डायरेक्शन है, ये सिर्फ जाने के लिए यूज होता है। मतलब कि सीपीयू जो भी कंट्रोल या फिर एड्रेस जनरेट करेगा वो सिर्फ मेन मेमोरी तक जाने के लिए होता है। फिर मेन मेमोरी कोई भी कंट्रोल और या फिर एड्रेस जनरेट नहीं कर सकती है सीपीयू के लिए। ये हाईलाइट पॉइंट बस यही कह रहा है। Now microprocessor. What is microprocessor? It is very very important for us. अर्लियर मैं पूरा एक इस हाई पॉइंट को एक बार में समझा देता हूँ कि पहले जो है कि एक कंप्यूटर जो है पूरा रूम में फैला हुआ रहता था। अभी क्या है कि एक सिंगल चिप पे पूरा सीपीयू आ जाता है, तो उस सिंगल चिप को ही हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। एंड यहाँ पे दिया हुआ है अ प्रोसेसर यानी कि सीपीयू विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सिंगल माइक्रो चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। एंड इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया था। आप चाहें तो बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक कमेंट मैंने किया हुआ है कि कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। मतलब कि यहाँ पे अगर प्रोसेसर मानिए सीपीयू जो है अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा माइक्रो चिप पे तो वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाएगा। यदि पूरा का पूरा कंप्यूटर ही सिंगल चिप पे दे दिया जाएगा तो वो माइक्रो कंट्रोलर कहलाएगा। इस बात का ध्यान दिया जाए। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल द सीपीयूज आर माइक्रो प्रोसेसर। जितना भी सीपीयू है वो सारे क्या है माइक्रो प्रोसेसर हैं, क्योंकि एक सिंगल चिप पे ही सारे के सारे इनबिल्ट होते हैं। यहाँ पे है माइक्रो प्रोसेसर स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एक बहुत ही छोटा डिवाइस होता है माइक्रो प्रोसेसर जो कि परफॉर्म कर सकता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट ओवर आईसी। माइक्रो प्रोसेसर जो है कि आईसी पे बना हुआ है, और आईसी क्या चीज से बना हुआ है, मिलियन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट लाइक रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एंड डायोड। आईसी क्या चीज से, रजिस्टर ट्रांजिस्टर एंड डायोड से बना होता है, और आईसी से मिलकर बना होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का जनरेशन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड। फर्स्ट जनरेशन जो है कि इतना से इतना स्पीड, सेकेंड इतना, फोर्थ इतना, थर्ड इतना। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पीपीसी टीआरई 2 में पूछा गया था कि जनरेशन सेकेंड कंप्यूटर में कितना मेमोरी साइज होता था मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे रिवाइज करें।
यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को कुछ उसके कार्य के अनुसार बांटा गया है, टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। Word size is the maximum number of bits that a microprocessor can process at a time. वर्ड साइज क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट, जितना से अधिक बिट को वो प्रोसेस कर पाए एट अ टाइम, गिवन टाइम, उसी को वर्ड साइज कहते हैं। पहले जो था कि वो 8 बिट्स तक को प्रोसेस कर पाता था, अब जो है कि मिनिमम 16 बिट्स एंड हाईएस्ट 64 बिट्स तक को वो प्रोसेस कर पा रहा है। तो एक हो गया वर्ड साइज के अनुसार, दूसरा हो गया मेमोरी साइज। मेमोरी साइज क्या है? मेमोरी साइज की प्राइमरी मेमोरी मतलब कि रैम जो है कि कितना, पहले जो था कि रैम 4 MB था बस, अभी के समय में कितना हो गया, वो 16 एक्जाबाइट से हो गया। 4 MB ड्यू टू 4 या 8 बिट वर्ड साइज था, इसलिए वो 4 MB था। अभी क्या हो गया, वो 64 बिट तक के वर्ड साइज आ गए हैं, तो इट बिकम रैम साइज अप टू 16 एक्जाबाइट ईबी। इसका ईबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और क्लॉक स्पीड क्या है? इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट पल्स या फिर सिग्नल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्लॉक स्पीड सिंपली मीन्स नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट पर सेकेंड। मतलब कि क्लॉक स्पीड को हम देखेंगे जैसे कि कितना नंबर ऑफ सिग्नल पर सेकेंड वो जनरेट करता है, वही हो जाएगा हमारा कंप्यूटर का क्लॉक स्पीड। पहले जो है कि हम कंप्यूटर का क्लॉक स्पीड हर्ट्ज पे नापते थे, क्योंकि पहले बहुत स्लो होता था। फिर उसके बाद हम किलो हर्ट्ज पे नापने लगे। अभी के समय में हम इसको गीगा हर्ट्ज पे नापते हैं, क्योंकि अभी का प्रोसेसर जो है बिलियंस ऑफ सिग्नल को पर सेकेंड को प्रोसेस कर सकता है। फिर आ जाता है हमारा कोर्स के अनुसार। कोर्स मीन्स basic computation unit of the CPU. Earlier process had only one computation unit। मतलब कि एक सीपीयू में कितना कंप्यूटेशन यूनिट, कितना मतलब कि कितना भाग में बढ़ सकता है उसका कंप्यूटेशन पावर। अभी के समय में, पहले के समय में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 कंप्यूटेशन यूनिट था, लेकिन अभी के समय में मल्टीपल कंप्यूटेशन यूनिट हो गया, जिसके कारण कि मल्टीपल टास्क पॉसिबल हो गया है। यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 8 कोर्स आर कॉल्ड डुअल कोर। मतलब कि 2 कोर्स को कहेंगे हम डुअल कोर, 4 कोर को कहेंगे क्वाड कोर एंड 8 कोर्स को कहेंगे ऑक्टा कोर प्रोसेसर। नाउ इज अ टाइम फॉर माइक्रो कंट्रोलर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या था? अगर किसी चिप को, अगर किसी सीपीयू को एक सिंगल चिप पे डाल दिया जाए तो वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर किसी कंप्यूटर को, अगर किसी कंप्यूटर को सिंगल चिप्स पे डाल दिया जाए तो वो माइक्रो कंट्रोलर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट में बस यही कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, माइक्रो कंट्रोलर स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज सीपीयू, फिक्स अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल ऑल इमीडिएट ऑन अ सिंगल चिप। मतलब कि ये सारा कंप्यूटर जो है कि एक सिंगल चिप पे आ जाएगा तो उसको हम मैक्रो कंट्रोलर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है मैक्रो कंट्रोलर का। ये देखिए, एक पूरा चिप दिया हुआ है, इसके अंदर एक पूरा सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, पोर्ट्स है, मेमोरी है, क्लॉक है। क्लॉक मतलब कि वो क्लॉक सिग्नल जनरेट करने वाला क्लॉक, वो हमारा क्लॉक है जो भी समय बताए। एंड माइक्रो कंट्रोलर्स के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा। एंड यहाँ पे एक वर्किंग भी दिया हुआ है कि कैसे वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो हमने बस उसे बता दिया कि मुझे 50 मिनट में अपना कपड़ा खोया हुआ मिल जाना चाहिए, तो वो अब माइक्रो कंट्रोलर में यानी कि वॉशिंग मशीन का काम होगा कि उसके 50 मिनट में हम किस काम को कैसे बांटे। मतलब कि 16 मिनट में पानी भरना है, कुछ अपने मन में वो बांट लेगा और फिर वो 50 मिनट में दे देगा। इसी को हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं।
यहाँ पे देखिए यही उदाहरण दिया है। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज यूज टू कंट्रोल द वॉशिंग मशीन साइकिल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि ह्यूमन का कोई काम नहीं होगा कि 16 मिनट तक तुम पानी भरो या फिर 15 मिनट तक तुम स्पिन को घुमाओ, 10 मिनट तुम कपड़े सुखाने में लगाओ, ये सारा वो ऑटोमेटिक कर देगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर डाटा एंड इंफॉर्मेशन और फिर आगे का ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह देखेंगे। तो and please do subscribe, like and share to your friend. जय हिंद, जय भारत।